हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और आज हम प्लस टू क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर फर्स्ट है उसको पढ़ लिया है और अब हम चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो जनसंख्या किसी भी देश का जो एक्चुअल रिसोर्स है, महत्वपूर्ण रिसोर्स संसाधन है वो होता है। अगर किसी देश की जनसंख्या है उसके मेन फैक्टर है वही होता है जनसंख्या, वहाँ के लोग। अगर जन संसाधन ही नहीं होंगे तो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज है, संपत्ति, खनिज संपदा है, चाहे उद्योग हो, वो क्या है बाकी बेकार हो जाते हैं। तो मानव है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है किसी भी देश के लिए। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विश्व की जनसंख्या के वितरण के प्रारूप के बारे में। उससे पहले थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि जैसे विश्व के अधिकतर जो स्थान है वहाँ जनसंख्या है वो न के बराबर है और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक है वो लोग है निवास करते हैं। ये डेफिनेशन जेबी क्रेसी ने दी थी जनसंख्या के बारे में। इसको इस तरह से समझ सकते हो आप कि जितने भी ज़मीन आपके आसपास देखते हो, जैसे गांव भी है, गांव क्या है वो बिल्कुल कम ज़मीन पे बसा होता है और बिल्कुल थोड़ी ज़मीन पे, या आप कह सकते हो कि वो पूरा 1 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं होता, उस पर क्या है कई हज़ार लोग हैं, 3-4 हज़ार लोग हैं वो रहते हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि जेपी क्रेसी ने कहा कि बहुत विश्व के बहुत कम स्थानों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और ज़्यादातर जो भाग है वहाँ पर क्या है मनुष्य है वो नहीं रहता है, या तो वो अलग अलग तरीके से वो क्या है प्रयोग हो रही है, बिखरे हुए जैसे पाए जाते हैं लोग। इसके अलावा विश्व की जनसंख्या है वो जब 20वीं शताब्दी जब खत्म हुई थी 2000 के लगभग, सन 2000 के लगभग, तो विश्व की जनसंख्या है वो करीबन 600 करोड़ थी। ठीक है, तो 2000 के लगभग है विश्व की जनसंख्या है वो करीबन 600 करोड़ थी, या जिसको कह सकते हो 6 अरब जनसंख्या वो थी। आज के समय में वो 7 अरब से अधिक हो गई है, 7 अरब से अधिक हो गई है। और विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसमें से जो विश्व की जनसंख्या के वितरण और प्रारूप के बारे में है कि विश्व की कुल जनसंख्या का करीबन 60% है वो 10 देशों में पाया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का जो वितरण है या विश्व की जितनी भी जनसंख्या जैसे 600 करोड़ है या आज के समय में 700 करोड़ है, उसका 60% जो हिस्सा है वो 10 कंट्रीज हैं, 10 देशों में पाया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एक के नाम बता देता हूँ सीक्वेंस में। जो डाटा है आपको उसका लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है मोस्ट जो पॉपुलस कंट्री कौन सा, सबसे ज़्यादा कौन से देश की जनसंख्या है। तो उसमें जैसे चाइना है, चाइना की जनसंख्या है, फिर है इंडिया की, भारत की, ठीक है, उसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ठीक है। इस तरह से क्या है अलग अलग, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है और अफ्रीका का कंट्री है नाइजीरिया। इन देशों की क्या है जो पॉपुलेशन है वो अधिक पाई जाती है। तो उसमें 10 कंट्रीज हैं, आप उसमें है सब स्टार्टिंग के हैं वही याद रखेंगे, सारा आपको सीरियल वाइज है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। वो डायग्राम जरूर बना लेंगे आप उसमें बुक में, अपनी फेयर नोटबुक में, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा सीक्वेंस में। और इसके अलावा जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। इन सभी में क्या अगर हम नज़र दौड़ाएं तो आप देखोगे विश्व में तो अधिकतर जो जनसंख्या है वो क्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप जिसमें चीन भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ठीक है, जो यहाँ के बहुत घने बसे हुए देश हैं, इंडोनेशिया भी है। इनमें क्या जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके अलावा अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो विकसित देशों में है अमेरिका है जहाँ जनसंख्या है ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इनमें जनसंख्या वो ज़्यादा पाई जाती है। फिर है अफ्रीका के नाइजीरिया उनमें पाई जाती है। जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ जैसे ब्राज़ील है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके अलावा अंटार्कटिका है, वहाँ जनसंख्या न के बराबर है या जनसंख्या नहीं होती, वहाँ पर कोई कंट्री नहीं है, सिर्फ वहाँ पर रिसर्च का काम होता है, तो वहाँ जनसंख्या वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तो विश्व की जनसंख्या अधिकतर कहाँ पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो जनसंख्या को वितरण है उसको बहुत चीज़ें अफेक्टेड करती हैं, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व है उसको पढ़ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितनी पॉपुलेशन है वो रहती है, यानी एक
जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होता है उसमें जितनी जनसंख्या निवास करती है वहाँ उसको जनसंख्या घनत्व कहेंगे। और जनसंख्या घनत्व है वो लोगों की जो वहाँ जमाव है उसको दर्शाता है कि वहाँ उस क्षेत्र में कितने लोग हैं कितने लोग हैं वो पाए जाते हैं, और वहाँ पर कितनी घनी बसी हुई जनसंख्या या कितने लोग बसे हुए हैं वहाँ, उससे हमें पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं, जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ। जनसंख्या घनत्व होता है जनसंख्या घनत्व किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र का उसी क्षेत्र का है क्षेत्रफल। ठीक है, उस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, जिससे जितने कोई भी एरिया, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई एरिया मान लीजिए हम राज्य है, ये कोई या देश है कोई, ये मान लेते हैं हम ये कंट्री है, और इसमें क्या करीबन 150 लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, 150 लोग हैं, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 150 है, चलिए 1500 लिख लेते हैं हम ना, 1500 के लगभग इनकी जनसंख्या, और ये क्षेत्र है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 15 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसका जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो क्या होगा, वो 1500 जनसंख्या, इसके 1500 बटे इसका क्षेत्र कितना है, 15 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 15 आगे हम करेंगे तो ये होगा 100, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना निकल गया कि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 100 व्यक्ति निवास करते हैं, ये है। ठीक है, ये है जनसंख्या घनत्व। इससे आप इजीली समझ गए होंगे कि किसी क्षेत्र का जो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसमें कितने लोग हैं वो रहते हैं, और जिस एरिया में जितने अधिक लोग रहेंगे, अगर यहाँ मैं कह दूं कि ये इतना एरिया भी इतना है, और यहाँ पर मान लेते हैं मैं कह दूं कि यहाँ करीबन 1,50,000, ठीक है, इतने लोग रहते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 0 है वो 2 बढ़ा देता हूँ मैं जैसे, तो यहाँ जो डेंसिटी है वो 10,000 हो जाएगी, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 वो लोग रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे तो जहाँ वो रह रहे हैं उस भूमि पर उतना ही ज्यादा दबाव है वो बढ़ जाएगा। दबाव का मतलब ये नहीं है कि वजन बढ़ जाएगा, वहां पर जो उसकी नीड्स पूरी होती है, मान लीजिए 1 एकड़ है, उसके ऊपर 5 लोग निर्भर है, अगर उस घर में अगर 10 लोग हो जाएंगे तो वो 1 एकड़ से जो प्रोडक्शन है वो क्या है, उसकी जो दबाव है उसके ऊपर प्रोडक्शन का वो बढ़ जाएगा, या जो पोषण की जो मांग है वो क्या बढ़ जाएगी। तो ये उसको इंडिकेट करता है, इसको जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व भी क्या अफेक्टेड करता है, भारत का जनसंख्या घनत्व, और जितनी भी जनसंख्या है, हम जब सेकेंड बुक हमारी स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का समझ में आ गया और आपको कि जनसंख्या बटे में है क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम हमारा अगला, और इसके कॉन्टिनेंट वाइज है, आप उसमें बॉक्स में दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से। जनसंख्या घनत्व है विश्व के अलग अलग जो महाद्वीप है उनकी जनसंख्या, वहां कितनी जनसंख्या पाई जाती है, उनका एरिया क्षेत्र कितना है, और वहां कितने लोग वो रहते हैं, और उसका जो जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर आप उसमें देखोगे बॉक्स में दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व के बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से है वो रीड कर लेंगे। और आपको लर्न नहीं करना, आपको ये बताना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में है डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है और कौन से में कम है। किस जो जैसे वो तो बताई दिया मैंने आपको कि एशिया कॉन्टिनेंट में मोस्टली जो जनसंख्या विश्व की है वो पाई जाती है। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है, उससे पूछा जाता है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक।
मान लीजिए किसी एरिया में है, मान लेते किसी देश में है वो 10 करोड़ लोग रहते हैं और किसी देश में है वो 1 करोड़ लोग रहते हैं। जैसे भारत में 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 के डाटा के अनुसार, और चाइना में करीबन 130 करोड़ के लगभग, 135 करोड़ के लगभग है, और उसी समय अगर हम देखें अमेरिका में करीबन 30 करोड़ के लगभग है वो जनसंख्या वो पाई जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या है उसको अलग अलग जो मात्रा है, क्वांटिटी है उनकी क्यों पाई जाती है, उसको कौन से फैक्टर वो अफेक्टेड करेंगे कि किसी एरिया में ज़्यादा रहती है और किसी में कम होती है। अगर हम इंडिया के एग्जांपल अगर आप समझोगे तो उसमें देखिए हमारा एरिया सबसे ज़्यादा राजस्थान का है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से, फिर भी वहाँ की जनसंख्या देश में सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है वो चाइना की है, पर उसका एरिया है वो कम है, सबसे ज़्यादा एरिया है वो रूस का है, तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि किसी कौन कौन से कारक है जो अलग अलग देशों की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक कारक, यानी जो प्राकृतिक कारक कौन से उसमें कि जो जनसंख्या को प्रभावित करेंगे कि वहां कितनी जनसंख्या होगी, ज्यादा होगी या कम। तो सबसे पहला है जल की उपलब्धता। जिस देश में जिस एरिया में जल की उपलब्धता है वो रेगुलरली मिलती रहेगी, चाहे वो कृषि के लिए हो, खाने पीने के लिए हो, और जो अन्य जो कार्य करते हैं जैसे कृषि में सिंचाई है, और नहाने के लिए जो बेसिक नीड होती है जानवरों के लिए, जितने भी आवश्यकता होती है मानव की, उनको पूरा करने के लिए जल की उपलब्धता जरूरी है। तो जिस एरिया में जल है वो अधिक मात्रा में मिलेगा, वहां पर लोगों का बसाव वो अधिक होगा। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे मैं कह देता हूँ यही जो एग्जाम्पल जो अभी बताया आपको, जैसे राजस्थान का एरिया, राजस्थान में मोस्टली क्या है, जल है उसकी कमी है, स्कैरसिटी है, कमी है, तो वहां पर जनसंख्या है वो क्या है ऑटोमेटिकली कम पाई जाती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो झील होती है, जो बड़ी झीलें हैं, जैसे आपने डल सुना होगा, वुलर लेक सुना होगा, विश्व के जैसे अमेरिका में पाई जाती है झीलें, जो 5 ग्रेट लेक्स है, जिसमें सुपीरियर है, मिशिगन है, ठीक है, ये जो लेक्स है इनमें क्या है, जो झीलों के आसपास क्षेत्र हैं उनमें क्या जनसंख्या वो ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाओगे तो लोगों का जो निवास स्थान है वो कहाँ मिलेगा, या तो जहाँ पर पानी है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में जिन देशों में जल की उपलब्धता है वो अधिक मिलेगी, या जहाँ रेगुलरली मिलता रहेगा वहाँ पर जनसंख्या का जो जनसंख्या है वो अधिक पाई जाएगी या उसको अफेक्टेड करेगी। जिन देशों में पानी की कमी होती है या जहाँ जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती है वह जनसंख्या ऑटोमेटिकली क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है भू-आकृति। भू-आकृति यानी जमीन का जो आकार है, उसकी जमीन की जो शेप है उसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए भू-आकृति कैसी होगी, एक एरिया जहाँ पर पहाड़ है, कोई एरिया पठारी है, ठीक है, और कहीं पर बालू मिट्टी पे पाए जाते हैं, और कहीं पर क्या बिल्कुल समतल है वो मैदान है, ठीक है। तो ये क्या होती है भू-आकृति। तो किसी भी देश की जनसंख्या को वहां की भू-आकृति भी प्रभावित करती है, यानी वहां स्थल रूप है, यानी जो जमीन है वो कैसी है वो उसको प्रभावित करती है। तो आपको इस चीज को नोट किया होगा, आपने ध्यान किया होगा, या आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि जहां पर पहाड़ी एरिया होगा, पठारी भाग होगा, रेगिस्तानी भाग होगा, वहां पर लोग है वो कम मिलेंगे। तो जिन देशों में ये पाया जाता है कि पठारी भाग ज्यादा है, माउंटेन एरिया ज्यादा है, डेजर्ट पाए जाते हैं, वहां पर जनसंख्या वो ऑटोमेटिकली कम पाई जाती है। जैसे सारा मरुस्थल के आसपास है जो नाइजर है, चाड है, सूडान है, ठीक है, इन देशों में जो जनसंख्या है वो क्या है कम पाई जाती है। उसका कारण क्या है, वहां पर जो भू-आकृति है उसमें क्या है बालू के टिब्बे वो अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। या जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे माउंटेन एरिया के जैसे जापान क्या मोस्टली वहां पर जैसे फ्लैट लैंड है, समतल जमीन है, उसका अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर भी जनसंख्या है उसका वितरण है वो कम पाया जाता है। और इसके अलावा जिन क्षेत्रों में मैदान है, समतल जमीन है, भू-आकृति है, वो क्या कैसे मिले, अगर समतल मिले वहां पर जनसंख्या वो अधिक मिलती है। अब जनसंख्या अधिक क्यों होगी, अगर जमीन समतल होगी तो वहाँ खेती हो सकेगी, वहां पर पानी की जो सुविधा है, जो नहरें हैं वो आसानी से निकाली जा सकेंगी,
रेलवे लाइन है, जो परिवहन के जो अलग अलग साधन है वो वहाँ विकसित किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उद्योग अगर लगाना हो, फैक्ट्री लगानी हो, वो वहाँ से आसानी से लगाई जा सकती है। तो कृषि होगी, सिंचाई होगी, उत्पादन होगा, उद्योग लगेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग क्या है वहाँ पर ज़्यादा बसना है वो शुरू कर देंगे। तो इसलिए अगर आप देखोगे विश्व के जितने भी देश है, चाहे वो भारत है, भारत में भी देख लो आप कि भारत में अधिकतर जनसंख्या वो कहाँ पाई जाती है, भारत के जो उत्तरी मैदान है, जहाँ समतल मैदान है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो पश्चिमी बंगाल है, वहां पर पाई जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि वहां पर जमीन समतल है। इसके अलावा अगर एरिया की बात करें, एरिया में जैसे अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, राजस्थान का है और जो उत्तर प्रदेश का है, तो वहाँ पर क्या है पॉपुलेशन में वेरी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ जो हुआ करती है वो क्या है, अरावली माउंटेन भी है, वहाँ पर पर्वतमाला अरावली है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के जो बिहार हम मान लेते हैं, बिहार है, वहाँ पर क्या बिल्कुल समतल जमीन है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर बर्फ जमी हो, ठीक है, माउंटेन एरिया हो, वहाँ पर भी पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है। उसका कारण है वहाँ पर घर बनाना, कृषि करना, उद्योग लगाना मुश्किल होता है। इसके बाद आता है तीसरा जलवायु। जलवायु भी किसी देश की जनसंख्या है उसको क्या है प्रभावित करती है। जलवायु में जैसे जलवायु दो तरह की होती है, या तो वो ठंडी होगी या वो गर्म होगी। जलवायु जैसे ठंड की बात करते हैं, ठंड है, गर्मी है, ये चीजें क्या है किसी एरिया की जनसंख्या उसको क्या प्रभावित करती है। जैसे आपको पता होगा मनुष्य का व्यवहार है कि मनुष्य है वो जो अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, जो उसके लिए अच्छा पर्यावरण है, आसपास तापमान अच्छा है, वहीं पर रहना पसंद करेगा, ठीक है। मैं अगर आपको कह दूं कि आप राजस्थान के जैसलमेर में है वो है, जाके अपना घर बना लो तो मुश्किल है, ठीक है। हाँ, जहाँ लोग रह रहे हैं वो अलग बात है, वहाँ उन्होंने एडजस्टमेंट कर रखा है, पर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो क्या है जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना तो ज्यादा ठंड में लोग रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर है वो माइनस में हो, या जैसे 5 डिग्री है इतना रहता हो, 5 या 10 डिग्री का लगभग रहता हो लगभग पूरे साल है, या माइनस में रहता हो। और या जहाँ ज्यादा गर्मी हो, जहाँ तापमान है वो कई महीनों तक है वो 40 डिग्री 45 डिग्री के लगभग पाया जाता है, वहां पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते। तो जो मध्यम तापमान, अधिकतर जो जनसंख्या है वो कहाँ, जहाँ मध्यम तापमान होता है वहां पर रहना पसंद करती है, ठीक है। अधिकतर जो जनसंख्या है और विश्व की भी जितनी जनसंख्या है वो क्या है मध्यम तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मध्यम तापमान जहाँ जिसको हम कहेंगे उपोष्ण जो क्षेत्र होते हैं वहां पर पाई जाती है। जो उष्ण क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सारा साल सूरज की किरणें सीधी पड़ती रहती है, तापमान ज्यादा होता है और बारिश भी ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ बारिश होती हो, जहाँ बर्फ जमी हुई हो, जहाँ पर गर्मी के कारण लू चलती हो, वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। और वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज है वो क्या मॉडरेट टेम्परेचर में, जैसे एग्जाम्पल है जैसे विश्व के जैसे यूरोपीय देश है, वहाँ जितनी भी जनसंख्या है वो क्या है जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, यानी भूमध्य सागर जो आपने देखा हुआ इटली है, फ्रांस है, और इसके अलावा स्पेन है, पुर्तगाल है, वो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। या जैसे हमारे देश में भी जो तटीय मैदान है वहाँ पर जनसंख्या अधिक से केंद्रित पाई जाती है। जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में ये नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में बराबर जनसंख्या है, तो महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है जैसे मुंबई है, मुंबई की पॉपुलेशन है वो करीबन 2 करोड़ से प्लस है, ठीक है, ज़्यादा 3 करोड़ के लगभग हो सकती है, मैं भी अभी 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो उसका मीनिंग क्या है, वहाँ पर तापमान, तटीय तापमान, कोस्टल टेम्परेचर क्या होता है, तटीय तापमान वो मध्यम होता है, ना तो ज़्यादा अधिक होता और ना बिल्कुल कम होता। तो जनसंख्या वो कहाँ पर रहना पसंद करेगी, मध्यम तापमान में। तो ये भी इसको फैक्टर अफेक्टेड करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है मिट्टी, मृदा। मिट्टी, यहां मिट्टी का मतलब उपजाऊपन से है कि जिन क्षेत्रों की मिट्टी है वो उपजाऊ मिलेगी, या जहां पर जलोढ़ मिट्टी है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी अगर पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिट्टियां हैं, इनमें जो खनिज है जैसे फास्फोरस है, पोटास है, चूना पत्थर है, इनकी मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। तो वहां पर मिट्टी है वो उपजाऊ होगी तो वहां पर लोग क्या कृषि करेंगे। अगर जिन एरिया में खेती होती है, कृषि होती है, तो
तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनसंख्या, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, संकेंद्रण है, या उनकी पॉपुलेशन है, वो क्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे उपजाऊपन में, जैसे हम चीन का एग्जांपल ले लेते हैं। चीन में उपजाऊ मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, जो प्रशांत महासागर की तरफ, या जो पूर्वी चाइना है, वहाँ पर जो हवांग हो नदी जो बहती है, वहाँ की जो येलो रिवर है, ठीक है, यांगटीजी है, या हाँ, उनमें क्या है, जो वहाँ के जो पूर्वी क्षेत्र है, जो उपजाऊ मिट्टी जहाँ पाई जाती है, वहाँ पर जनसंख्या का केंद्र है वो अधिक पाई जाती है। जैसे बीजिंग की तरफ वाला जो पार्ट है, ठीक है, उनमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। भारत का भी है, भारत का जो उत्तरी मैदान है, वहाँ पर जलोढ़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, जो गंगा ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है, वो क्या है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का क्या जमाव करती है, जिससे क्या वहाँ पर उपजाऊपन मिट्टी का बना रहता है। लोग एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा नील नदी का सुना होगा आपने, नील नदी की घाटी है, वहां पर भी मिट्टी है, उसका उपजाऊपन है वो पाया जाता है। वैसे तो जल की उपलब्धता से भी जुड़ा हुआ है नील नदी घाटी का एग्जाम्पल, क्योंकि जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ पानी होगा, पानी होगा तो ऑटोमेटिकली लोग जो नहीं रहेंगे, तो उनमें भी जहाँ पर नदियाँ बहती है, जहाँ मिट्टी है उपजाऊ होगी, तो लोग है वहाँ पर रहना है वो पसंद करेंगे। और जिन क्षेत्रों में मिट्टी है अनुपजाऊ मिलेगी, वहाँ लोग है वो नहीं बसेंगे। एग्जाम्पल है भारत के जो छोटा नागपुर जो पठार है, उन क्षेत्रों में, जैसे आप मैं कह सकता हूँ कि झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग है, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग है। इन क्षेत्रों में क्या है, जो मिट्टी है वो लेटराइट टाइप की पाई जाती है, लेटराइट है, और जो लाल जिसको बोलते हैं, लाल और पीली मिट्टी है वो अधिक पाई जाती है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए इतनी बेटर नहीं होती। मैंने कहा जलोढ़ होती है, इसलिए क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली अगर आप वहाँ देखोगे तो पॉपुलेशन है वो क्या, जनसंख्या उसका जो केंद्र है वो कम पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, इसका ये हो गए हैं, ठीक है, इरेज कर देता हूँ मैं। दूसरा है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के बाद दूसरा है आर्थिक कारक, आर्थिक कारक, यानी किसी भी क्षेत्र की, विश्व के कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ आर्थिक गतिविधियां वहाँ को प्रभावित करेगी जनसंख्या। तो सबसे पहले खनिज, जिन क्षेत्रों में खनिज है वो अधिक पाया जाता है, जैसे कहीं पर कोयला निकलता है, कहीं पर पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, कहीं पर बॉक्साइट निकलता है, कहीं पर सिल्वर निकलता है, कहीं पर गोल्ड निकलता है, कहीं पर हीरे की खानें होती हैं। वहाँ पर क्या है, जिन क्षेत्रों में इसका कॉन्सेंट्रेशन पाया, सेकेंडरी पाया जाता है खनिजों का, उन क्षेत्रों में जनसंख्या वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे तेल के जो क्षेत्र हैं निकलते हैं, जिनमें मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ठीक है, उन क्षेत्रों में अगर देखोगे जनसंख्या का केंद्र है वही मिलेगा जहाँ पर तेल है वो पाया जाता है। कोस्टल एरिया में भी है, ठीक है। और इसके अलावा जो गन्ना है, गन्ना क्षेत्र है, उनमें भी क्या जो सिल्वर निकलता है उन क्षेत्रों में। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की जो खानें हैं कोयले की और जो हीरे की खानें हैं, वहाँ पर भी क्या जनसंख्या का केंद्र है वो अधिक पाया जाता है। भारत के जो छोटा नागपुर पठार है, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, उन क्षेत्रों में क्या है जहाँ पर कोयला है, लोहे से निकलते हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जिसमें राउरकेला है, भिलाई है, जमशेदपुर है, ठीक है, टाटानगर है, और वेस्ट बंगाल का क्योंझर है, ठीक है। इस तरह से कई जो क्षेत्र है जहाँ पर खनिज मिलते हैं वहाँ पर जनसंख्या वो अधिक पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में खनिज है उनके केंद्र में नहीं पाया जाता, वहाँ पर कम पाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जाम्बिया की तांबा पेटी है, आपकी बुक में लिखा हुआ जाम्बिया की तांबा पेटी है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ पर जनसंख्या वो अधिक पाई जाती है, ठीक है। और जहाँ पर खनन होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या है, लोग औद्योगिक काम ज़्यादा करेंगे, तो ये भी से जुड़े हुए दोनों। नगरीकरण है, नगरों में क्या होता है, नगरों में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, नगरों में जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये गांव की तुलना में उनकी जो जैसे सुविधाएं अधिक मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ जो रोड की फैसिलिटीज़ हैं ये क्या है अच्छी होती है, तो इसलिए क्या है, और रोजगार सबसे बड़ा फैक्टर है कि नगरों में रोजगार, उसकी जो रोजगार है वो नगर है अधिक देता है, तो इसलिए क्या करते हैं लोग अधिक से अधिक क्या है नगरों की ओर बसना, प्रवास करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि कोई
देश के किसी नगर की जनसंख्या वो बढ़ जाती है। जैसे आप दिल्ली की बात करोगे, दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के लगभग है, तो उसका रीजन क्या है? ना तो वहाँ खनिज है, ठीक है, ना वहाँ पर कोई नेचुरल नदी है, ठीक है, मिट्टी उपजाऊपन, मिट्टी भी वहाँ पर फर्टाइल है, उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए ज़्यादा यूज नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं है वहाँ, फिर भी क्या है, वहाँ पर जनसंख्या इतना सेकेंद्र है, उसका कारण क्या है? वहाँ नगरीकरण है, ठीक है, नगरीकरण है, वहाँ पर अलग अलग तरह की सुविधाएं वो पाई जाती है, उद्योग भी उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके कारण जनसंख्या पाई जाती है अलग अलग शहरों में। जैसे आप देखे होंगे, आपने शंघाई है, दुबई है, शिकागो है, और न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, ठीक है, दुबई है और जकार्ता, इस तरह से बहुत सारे, मेलबोर्न है, सिडनी है, जितने भी देश देखोगे आप, देशों में जो शहर होते हैं उनकी जो जनसंख्या वो अधिक पाई जाती है। उसका कारण क्या है? वहाँ जो सुविधाएं होती हैं, चाहे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, परिवहन की है, रोजगार की है, वो अधिक मिलती है। फिर औद्योगिकरण है, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, औद्योगिकरण, वो भी क्या है? इससे जुड़ा हुआ है, नगरीकरण से जुड़ा हुआ है। और एक चीज और है इसमें नगरीकरण में, कि नगरीकरण की जनसंख्या मोस्टली प्रवास के कारण बढ़ती है। प्रवास जैसे करते हैं लोग, शहर, गांव से शहर की तरफ जब आते हैं, या छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ आते हैं, तो उससे क्या है? वहाँ जनसंख्या वो बढ़ती है। इसके अलावा औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण या औद्योगिक क्षेत्र कौन से होते हैं? औद्योगिकरण के जिन क्षेत्रों में उद्योग लगे हुए होते हैं, इंडस्ट्री लगी होती है, वहाँ पर क्या लोग अधिक से अधिक आना पसंद करते हैं, और वहाँ पर क्या बसना शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी एरिया में फैक्ट्री लग गई है, ठीक है, मारुति की फैक्ट्री लग गई है, ठीक है, मारुति गाड़ियों की फैक्ट्री लग गई है, तो वहाँ ऑटोमेटिक उसकी जो साथ में जो है रोड की कनेक्टिविटी हो जाएगी, रेलवे की हो जाएगी, जो लोग आएंगे, दिल्ली टैक्सी, ठीक है, टैक्सी है, शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वो खुल जाएंगी। इसके अलावा और भी मेडिकल फैसिलिटीज है, वो शुरू हो जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा? एक इंडस्ट्री लगने से क्या दूसरी इंडस्ट्री वहाँ आएगी, ठीक है, एक और इंडस्ट्री वहाँ लग जाएगी, उससे लाइट होगी, मान लो टायर बनाने की आ गई, ठीक है, तो लोगों को और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए। तो इस तरह से क्या है, एक टाइम बाद क्या है, वहाँ पर औद्योगिकरण के कारण क्या है, कोई एरिया है उसकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे कि उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। उसमें एग्जाम्पल है कि औद्योगिकरण के कारण, जैसे राइन क्षेत्र है, राइन क्षेत्र वैसे तो उसका खनिज का भी क्षेत्र है, ठीक है, औद्योगिकरण के कारण ओसाका है, और जापान का कोबे ओसाका है, ठीक है, भारत के भी हैं, औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं, जिसमें अब नगर है जो औद्योगिकरण, जमशेदपुर है, ठीक है, औद्योगिकरण के कारण क्या विकसित हुआ, वहाँ पर एक उद्योग लगा, फिर धीरे धीरे लाइट आने लगी, ठीक है। और आगे है हमारा तीसरा पॉइंट था सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, मिटा दिया मैंने यहाँ। तीसरा जो है हमारा जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को कम होने और ज्यादा होने को क्या प्रभावित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों को जोड़ सकते हैं, आप धर्म को जोड़ सकते हैं, कि जिन क्षेत्रों में धार्मिक क्षेत्र पाए जाते हैं, सामाजिक क्रियाओं के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ जनसंख्या पाई जाती है। एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको मैं, कि धार्मिक जो स्थल होते हैं उन कैसे उसको अफेक्टेड करते हैं, जो जनसंख्या के जो केंद्र होता है उसको, ठीक है। तो एग्जाम्पल है उसमें, जैसे आपने देखा होगा हरिद्वार है, हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, ठीक है, सांस्कृतिक कारकों में आ जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या क्यों बढ़ी है? क्योंकि जितनी भी फंक्शन प्रोसेस होती है, भारत की जो आस्थाएं हैं गंगा नदी से जुड़ी हुई है, तो लोग जो क्रेमेशन के बाद है वो यहाँ है, अस्थियां विसर्जन के लिए आते हैं। तो ये शहर का जो विकास है वो उसके कारण हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे शहर हैं, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर है, तिरुपति का, शिरडी का, तो उन जो स्पेसिफिक है, जैसे वैष्णो देवी है, कटरा, उसका जो विकास है वो किसके कारण हुआ है? वहाँ पर जनसंख्या है, वो लोग अधिक से अधिक क्यों प्रवास किए हैं उन्होंने, या वहाँ पर अधिक क्यों रहते हैं? तो उसका कारण क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है, ठीक है। इन कारणों से भी क्या लोग उन क्षेत्रों में या वहाँ पर जनसंख्या वो बढ़ती है। इसके अलावा धर्म से भी जोड़ सकते हैं कि किसी खास धर्म की जनसंख्या वो अधिक होती है,
कईयों की है ऑटोमेटिकली कम होती है, पर ये एक्चुअल में सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं वो क्या है उससे जुड़े होते हैं, एजुकेशन से और हेल्थ फैसिलिटीज से। ठीक है, किसी देश की समाज के अलावा एक और है इसमें राजनीतिक कारक, कि राजनीतिक कारक भी किसी देश की जनसंख्या को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो वो उसका राजनीतिक कारण था, जनसंख्या का। जैसे प्रवास हो गई, भारत से जनसंख्या बहुत सारे लोग हैं वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से भारत में आ गए, तो प्रवास जब हुआ तो उससे भी क्या किसी देश की जनसंख्या जहाँ से वो आए थे वहाँ पर कम हो गई, और जहाँ वो आए वहाँ पर अधिक होगी। तो ये भी फैक्टर उसको क्या अफेक्टेड करता है। ठीक है, राजनीतिक कारक है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आप याद रख सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय जनसंख्या वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी जनसंख्या किसी एरिया की वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, पर भारत में देखें, अभी सब के अधिकतर देशों में अगर देखिए तो ट्रेंड जो है, मतलब जो प्रवृत्ति है जनसंख्या बढ़ने की, वो क्या रही है? धनात्मक ही रही है। जनसंख्या देशों की क्या बढ़ रही है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर किसी कंट्री में तो फर्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन का, जनसंख्या परिवर्तन ये होता है, वृद्धि होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर टाइम में जो 2 समय अंतरालों में क्या है किसी देश की किसी क्षेत्र की जनसंख्या या तो वो घट जाए या बढ़ जाए। ठीक है, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं हम एरिया और कोई जिसकी जनसंख्या, जैसे भारत की हम बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या है, तो उसमें आता है नेक्स्ट जब करेंगे चलो उसमें एग्जाम्पल कर लेंगे इसका। तो जनसंख्या वृद्धि को कौन कौन से महत्वपूर्ण इसके सूचक है? तो जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति है, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। यानी किसी देश में अगर जनसंख्या परिवर्तन को देखते हैं हम, अगर वो ऋणात्मक हो रही है, ऋणात्मक हो रही है या घट रही है, बढ़ रही है, तो उसको देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर आर्थिक प्रगति कैसे होगी, वहां पर सामाजिक उत्थान कैसे होगा, और उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, किससे? जनसंख्या वृद्धि से। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे देखते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जनसंख्या वृद्धि की जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसकी जो संकल्पनाएं हैं ये उससे जुड़ी हुई है जनसंख्या वृद्धि से। तो यहाँ है जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि दर दोनों अलग अलग है। जनसंख्या की वृद्धि अलग है, जनसंख्या की वृद्धि दर अलग है। जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या की वृद्धि वो होती है जो जब 2 समय अंतराल में किसी देश की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, उसको कहेंगे जनसंख्या वृद्धि। कैसे? भारत की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। भारत की जनसंख्या 2001 में वो थी करीबन 102 करोड़, और फिर 2011 में जब दोबारा जनगणना हुई, सेंसस हुई, तो भारत की जनसंख्या बढ़ के कितनी होगी? 121 करोड़। ठीक है, तो ये क्या है? ये है जनसंख्या वृद्धि कि किन्हीं 2 समय अंतरालों में 2001 से लेकर 2011 यानी 10 साल के बीच में जब जनसंख्या में परिवर्तन आता है तो उसको क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? ये इससे थोड़ा सा क्या अलग होती है। जनसंख्या वृद्धि दर इससे थोड़ा सा अलग है, जिसमें क्या है, इसमें तो हमने क्या कर दिया, इसको डाटा से दिखा दिया कि इसमें पॉपुलेशन है वो डाटा से बढ़ी है, और इसमें वृद्धि दर में क्या, इसको परसेंटेज से दिखाते हैं, प्रतिशत से जब बढ़ रही होती है उसको उससे दिखाते हैं, प्रतिशत से। ठीक है, कितने % है वो बढ़ी है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। ये तो ये हो गया। दूसरा जो वृद्धि दर है वो क्या होगा? जब मान लीजिए पॉपुलेशन है, भारत की जो वृद्धि दर थी वो करीबन 21% थी। कब? 2001 में। 2001 में भारत की जो वृद्धि दर है वो कितनी थी? 17%, और 2011 में घटकर वो कितनी होगी? करीबन 17% के लगभग होगी। तो ये वृद्धि दर है, ये फर्क है इसमें कि इसमें तो किसमें है वो
सीधा मात्रा में, और इसमें क्या है प्रतिशत में दिखाया जाता है वृद्धि दर को। ठीक है, ये चीज है वो आप याद रखें। इसके अलावा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। ये समझ में आ गया होगा आपको शायद। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसको कहेंगे? जब किन्हीं दो समय अंतरालों में जितने लोग हैं उनका जन्म हो और उसी समय में है उन कई लोगों की अगर डेथ हो जाए तो उसको जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है वो कहते हैं। किसी समय अंतराल में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, मान लेते हैं हम 2011 में बात कर लेते हैं। 2011 में जितने लोग हैं उनका जन्म हुआ है, 1000 लोगों का क्या है जन्म हुआ है, और है उसमें से उसी 2011 में क्या 10 लोगों की क्या डेथ हो गई है। तो उससे क्या हम निकालेंगे जनसंख्या की वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर है उससे निकालेंगे कि जन्म दर माइनस में मृत्यु दर। जन्म दर से क्या करेंगे, जन्म से जो मृत्यु है जितने एक साल में पर्टिकुलर इसी एक साल में हुई है उसको अगर घटाएंगे तो वो क्या निकलेगी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। फिर आता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। क्या होता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर में जन्म मृत्यु के साथ प्रवास और उत्प्रवास शामिल हो जाता है। डेफिनेशन आगे करवाऊंगा मैं आपको। इसमें क्या होता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर में, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कब होगी, दर नहीं कहेंगे हम। ठीक है, वास्तविक वृद्धि कब होगी, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि है वो मान लेते 2011 में जितने जन्म हुए और जितने 2011 में जितने की मृत्यु हुई है, प्लस में जो लोग आप्रवास यानी जो लोग किसी एरिया में रह रहे हो वो वहां पर आ गए हो, और माइनस में उत्प्रवास। समझाता हूं मैं अभी आपको क्या होता है। मान लीजिए 2011 में ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, और यहाँ क्या हुआ जन्म और मृत्यु दर मैंने बताई थी आपको कि यहाँ पर 1000 जन्म हुए हैं, और क्या है वहां एक साल में क्या है 10 लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, 10 लोगों की डेथ हो गई है, तो वो कितना बच गया 990 उसी साल में, प्लस में आप्रवास यानी जो इस एरिया से, मान लेते ये एरिया ये बी है, इस एरिया से यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम 10 लोग आ गए हैं। ठीक है, और उत्प्रवास यानी यहाँ से क्या 20 लोग वापस भी चले गए हैं उसी एक साल में। आप्रवास क्या होता है किसी एरिया से क्या किसी एरिया से में लोगों का नहीं, यानी आप्रवास का मतलब है आदमपुर में अगर कोई बाहर का व्यक्ति हिसार से आकर यहाँ रहने लगे, या मैं कह देता हूँ कि एक व्यक्ति जब अमेरिका से आकर भारत में अगर बस जाए तो उसको आप्रवास कहेंगे। उत्प्रवास किसको कहेंगे जब भारत छोड़कर क्या है वो अमेरिका चला जाए, उसको उत्प्रवास कहेंगे। तो किसी एरिया में जन्म को मृत्यु से घटाने के बाद उसमें आप्रवास यानी वहां जो लोग आए हैं उसी एक साल में, और इसी एक साल में जो लोग चले गए हैं वहां से, उन सबको अगर कैलकुलेशन करके जो डाटा निकलता है तो उसको हम क्या कहेंगे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर। धनात्मक क्या होता है पॉजिटिव, यानी किसी देश में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जनसंख्या वो क्या बढ़ जाए। ठीक है, जैसे आज 10 है और वो कल है वो कल नहीं साल में, जैसे एक साल में क्या वो 15 हो जाए, फिर अगले साल में वो 20 हो जाए। इस तरह से जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे कि जब उसमें पॉजिटिव ऐड होता रहे। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसको कहेंगे जब देश की जनसंख्या किसी दो पीरियड में किसी एक टाइम पीरियड में क्या घट जाए। एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि एक देश की जनसंख्या 2011 में है वो 1 करोड़ है, और वो 2021 में वो बढ़ के कितनी हो जाए 2 करोड़ हो जाए। तो ये क्या है, ये है धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक क्या होगा, इसी देश की सेम ही देश, मान लो कोई देश है, ये कोई देश है, ठीक है, इसी की 2011 में जनसंख्या है वो 1 करोड़ है, इसी की 1 करोड़ है, और वो 2021 में घट के वो 80 लाख हो जाए। तो ये क्या कहलाएगी जनसंख्या की
ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इसको बॉक्स में दिए उसको पूरे को लिखिए और एक डायग्राम है जो अलग अलग कंट्रीज का वो बनाइए आप, जिसमें कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, जनसंख्या क्या घनत्व क्या होता है उसको, ठीक है, उसको अफेक्टेड करते हैं फैक्टर, उसको बाकी आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा और मिलते हैं बाद में। थैंक यू, बाय, अपना ख्याल रखिए।